नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 8 मीटर और चौथा ऑप्शन है 12 मीटर। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 6 मीटर। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किसे लिखने की मांसपेशी कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाइसेप्स, दूसरा ऑप्शन है ट्राइसेप्स, तीसरा ऑप्शन है सुपिनेटर और चौथा ऑप्शन है लैम्ब्राइकल। तो इसके इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, लैम्ब्राइकल, यानी लैम्ब्राइकल को लिखने की मांसपेशी कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कार्डियक मसल्स का क्या प्रकार होता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रवासी एवं स्वैच्छिक मांसपेशी, दूसरा ऑप्शन है प्रवासी अनिच्छिक मांसपेशी, तीसरा ऑप्शन है गैर धारीदार स्वैच्छिक मांसपेशी और चौथा ऑप्शन है गैर धारीदार अनिच्छिक मांसपेशी। इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी प्रवासी अनिच्छिक मांसपेशी, जो कार्डियक मसल्स का प्रकार है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव का सहायक है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेबिया मेजोरा, दूसरा ऑप्शन है वेजाइना, तीसरा ऑप्शन है यूट्रस और चौथा ऑप्शन है ब्रेस्ट। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ब्रेस्ट। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाई हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के उपचार में उपयोग होती है या यूज होती है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है कार्सिट्रोल और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि संथिने डेरिवेटिव यानी एमिनोफ्लाइन को शाम के समय एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये निर्कुंस मूत्रता का कारण बनता है, दूसरा ऑप्शन है ये निद्रा भ्रमण का कारण बनता है, तीसरा ऑप्शन है ये बुरे सपने का कारण बनता है और चौथा ऑप्शन है ये अनिद्रा का कारण बनता है। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, अनिद्रा का कारण बनता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा ऑप्शन है दूध, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है दाल। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है आइसोल्यूसिन, दूसरा ऑप्शन है ल्यूसिन, तीसरा ऑप्शन है लाइसिन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, जल, जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास, दूसरा ऑप्शन है बफर निर्माण, तीसरा ऑप्शन है हार्मोन संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिरोसिस, दूसरा ऑप्शन है किरेटोमेलेशिया, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने जो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था मादा एनाफेलिज मच्छर, दूसरा ऑप्शन था नर एनाफेलिज मच्छर, तीसरा ऑप्शन था एडीज मच्छर और चौथा ऑप्शन था क्यूलेक्स मच्छर। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था ए, मादा एनाफेलिज मच्छर, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक होता है। इसी तरह हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आपको जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अगले वीडियो में बता देंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नींद कम आना क्या कहलाता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंसोमनिया, दूसरा ऑप्शन है डेलीरियम, तीसरा ऑप्शन है
हेल्यूसिनेशन और चौथा ऑप्शन है एनोसमिया। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इंसोमनिया, यानी नींद कम आना इंसोमनिया कहलाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वह बीमारी जिसमें रोगी अर्थहीन नए शब्द बनाता हो उसे कहेंगे। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टिलोलॉगिज्म, दूसरा ऑप्शन नियोलॉगिज्म, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोलॉगिज्म और चौथा ऑप्शन है पैरालॉगिज्म। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, नियोलॉगिज्म। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कप चाय में कितनी मात्रा में कैफीन मौजूद होता है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 15 मिलीग्राम, दूसरा ऑप्शन है 45 मिलीग्राम, तीसरा ऑप्शन है 75 मिलीग्राम और जो चौथा ऑप्शन है वो है 100 मिलीग्राम। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 45 मिलीग्राम, यानी एक कप चाय में 45 मिलीग्राम कैफीन है वो मौजूद होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि प्रयोग में लाया जाने वाला पहला लोकल एनेस्थेटिक है। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मॉर्फिन, दूसरा ऑप्शन है हीरोइन, तीसरा ऑप्शन है इथर और चौथा ऑप्शन है वो है कोकेन। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, कोकेन, यानी कोकेन है वो प्रयोग में लाया जाने वाला पहला लोकल एनेस्थेटिक था या एनेस्थेटिक है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एंजाइटी को यदि हम मानसिक रोग की श्रेणी में रखें तो वह कितने समय तक रहनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 माह, तीसरा ऑप्शन है 3 माह, तीसरा ऑप्शन है 4 माह और चौथा ऑप्शन है 6 माह। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 6 माह। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शिशु के मस्तिष्क का निर्माण कितने सप्ताह के गर्भकाल में शुरू हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी में जो शिशु का मस्तिष्क है वो कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद उसका निर्माण शुरू हो जाता है। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 18 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 20 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 24 सप्ताह। इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 20 सप्ताह। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय का सामान्य आकार कितना होता है। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 4 गुणा 2 गुणा 1.25 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 5 गुणा 3 गुणा 2 सेमी और जो चौथा ऑप्शन है वो है 5 गुणा 2.5 गुणा 1.25 सेमी। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 4 गुणा 2 गुणा 1.25 सेमी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के शुरुआत में अत्यधिक एवं लगातार उल्टी आना किसका लक्षण है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खून की कमी, दूसरा ऑप्शन है हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम का, तीसरा ऑप्शन है पीलिया का और चौथा ऑप्शन है साइनोसिस का। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम का। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्टोपिक गर्भावस्था में सबसे उचित स्थान कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय और चौथा ऑप्शन है वो है सर्विम्स। तो इसके लिए दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, फेलोपियन ट्यूब का। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रजोनिवृत्ति के लिए कौन सा अंतःस्राव है वो जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोजेस्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग और चौथा ऑप्शन है एफएसएस। तो इसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एस्ट्रोजन, यानी रजोनिवृत्ति के समय जो रजोनिवृत्ति के लिए जो अंतःस्राव होता है वो एस्ट्रोजन का जब अंतःस्राव होता है तब रजोनिवृत्ति होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबके लिए स्वास्थ्य 2000 की घोषणा कब और कहां की गई थी। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मास्को सम्मेलन 1976, दूसरा ऑप्शन है कांगो सम्मेलन 1962, तीसरा ऑप्शन है अल्मा आटा सम्मेलन 1977 और चौथा ऑप्शन है कोपेनहागन सम्मेलन 1980। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अल्मा आटा सम्मेलन 1977-78 में या उस समय सबके लिए स्वास्थ्य की घोषणा हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षित नर्सों का कार्यरत संस्थान। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है SNA, दूसरा ऑप्शन है ICN, तीसरा ऑप्शन है INC और चौथा ऑप्शन है TNAI। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, TNAI, जो प्रशिक्षित नर्सों का कार्य करते संस्थान है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण तुलनात्मक रूप से एक नया नर्सिंग का क्षेत्र है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग,
दूसरा ऑप्शन है स्कूल हेल्थ नर्सिंग, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नर्सिंग और चौथा ऑप्शन केवल बी और सी। तो इसमें राइट ऑप्शन भी यही है, डी, केवल बी और सी, यानी स्कूल हेल्थ नर्सिंग और औद्योगिक नर्सिंग। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1945, तीसरा ऑप्शन है 1926 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1945, यानी 1945 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।